हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्प्रेसिव लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। तो हम कवर कर रहे थे पवार वंश को, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने विजयपाल को समझा था, सहजपाल को समझा था और उसके बाद बलभद्र शाह को हमने जाना था। उसी बलभद्र शाह में मैंने आपको समझाया कि जो बलभद्र शाह था उसके दो पुत्र रहे थे, मानशाह और महीपति शाह, जो आगे चलकर पवार राजवंश के शासक बनते हैं। अब देखो, जब बलभद्र शाह की मृत्यु हो जाती है तो बलभद्र शाह की मृत्यु के बाद 1591 ईस्वी में बलभद्र शाह का ही पुत्र मानशाह पवार राजवंश का शासक बनता है। तो अब जो पवार राजवंश का शासक बना वो था मानशाह, और इसी मानशाह के बारे में हम सबसे पहले कवर करेंगे। देखिए, मानशाह जो रहा था उसने 1591 से 1611 ईस्वी तक शासन करा, यानी कि 1591 से 1611 ईस्वी तक जो शासक रहा पवार राजवंश का वो मानशाह रहा था। अब इसकी जो हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, इसकी हमें जो जानकारी का स्रोत है वो है एक पुस्तक द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया, ठीक है। द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया जो पुस्तक है, इसको जो लिखा गया है वो श्री फॉस्टर द्वारा लिखा गया है। तो श्री फॉस्टर जो है वो इसके क्या हैं, रचयिता हैं, जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अब श्री फॉस्टर का मानना है या फिर श्री फॉस्टर का इस बुक में कहना है कि एक यूरोपीय यात्री 1608 से 1611 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा पर आया था। ठीक है, कब आया था? एक यूरोपीय यात्री 1608 ईस्वी से 1611 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा पर आया था। और वो कैसा यात्री था? वो एक यूरोपीय यात्री था। ठीक है, एक यूरोपीय यात्री भारत की यात्रा पर आया। अब ये जो यूरोपीय यात्री था, इस यूरोपीय यात्री ने गढ़वाल का भी भ्रमण किया, यानी गढ़वाल में भी ये गया और गढ़वाल में भी ये रहा। और उसने इस गढ़वाल में, जब ये गढ़वाल में गया तो वहाँ इसने गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन करा और गढ़वाल के ही शासक मानशाह का वर्णन करा। ठीक है, तो जो मानशाह का हमें वर्णन मिलता है, जो मानशाह की हमें जानकारी मिलती है, वो हमें द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया में मिलती है, जो कि श्री फॉस्टर द्वारा लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि एक यूरोपीय यात्री 1608 से 1611 की मध्य भारत की यात्रा पर आया। उसी यात्रा के दौरान इसने गढ़वाल का भ्रमण किया और गढ़वाल का वर्णन किया। साथ साथ उसने वहाँ के राजा मानशाह का भी वर्णन किया था। अब देखो, अब ये जो यूरोपीय यात्री था, ये जो यूरोपीय यात्री था, इस यूरोपीय यात्री का नाम क्या था? विलियम फिंज। ठीक है, अब इसी बुक से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि जो यात्री रहा था, जो यूरोपीय यात्री गढ़वाल की यात्रा पर आया जिसने मानशाह का वर्णन करा, उस यूरोपीय यात्री का नाम था विलियम फिंज। ठीक है, तो ये थी मानशाह के बारे में जानकारी का स्रोत। अब ये जो मानशाह था वो जिस समय शासन कर रहा था, ठीक है, जिस समय गढ़वाल क्षेत्र में मानशाह का शासन था, उस समय कुमाऊं में भी चंद राजवंशों का शासन था। और कुमाऊं में जो उस समय शासन कर रहा था वह था रुद्रचंद्र। ठीक है, रुद्रचंद। इसी रुद्रचंद के कुछ समय पश्चात जो शासक बना चंद राजवंश का वो था लक्ष्मी चंद। तो हम ये कह सकते हैं कि मानशाह जो था वो चंद राजवंशों में रुद्रचंद्र और लक्ष्मीचंद के समकालीन था। ठीक है, तो मानशाह किसके समकालीन था? रुद्रचंद के समकालीन और लक्ष्मी चंद के समकालीन। ठीक है, अब अगर मैं मुगल की बात करूं, मुगलों की बात करूं, दिल्ली सल्तनत की बात करूं, तो दिल्ली सल्तनत में जो मानशाह था वो अकबर और जहांगीर के समकालीन था। तो दिल्ली सल्तनत में ये अकबर और जहांगीर के समकालीन था। ठीक है, तो ये जो समकालीन रहा था वो चंद राजवंशों में रुद्रचंद के समकालीन और लक्ष्मीचंद के समकालीन
और मुगलों में ये रहा था जहांगीर के और अकबर के समकालीन। अब देखो जब ये शासक बनता है, जब ये पवार राजवंश का शासक बनता है 1591 ईस्वी में, उसी के पश्चात सर्वप्रथम ये तिब्बत क्षेत्र पर आक्रमण करता है। ठीक है, तिब्बत क्षेत्र पर आक्रमण करता है और इसी तिब्बत क्षेत्र को दापा या फिर भोट भी कहा जाता था। तो दापा या फिर भोट पर सर्वप्रथम इसका आक्रमण होता है। इससे पहले हमने विजयपाल को समझा था और विजयपाल में मैंने आपको बताया कि विजयपाल पवार राजवंश का पहला शासक था जिसने तिब्बत पर आक्रमण करा। लेकिन देखो इस मानसाह के आक्रमण में और उस विजयपाल के आक्रमण में दोनों में काफी अंतर रहा था। जब विजयपाल ने तिब्बत भोट पर आक्रमण किया तो उस समय वो एक छोटी सी सेना लेकर तिब्बत पर आक्रमण को पहुंच गया, जिस कारण उसे उस आक्रमण में सफलता नहीं मिली। लेकिन जब मानसाह तिब्बत पहुंचा, तिब्बत जब ये आक्रमण करने पहुंचा तो इसकी सेना काफी ताकतवर थी, काफी शक्तिशाली थी और साथ साथ इसकी सेना भी काफी संयुक्त थी, यानी कि हाथियों से संयुक्त थी, जिस कारण इसने क्या करा, इस तिब्बत क्षेत्र पर आक्रमण करा और इस तिब्बत क्षेत्र पर आक्रमण के दौरान ये इस तिब्बत को विजय करने में सफल हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो मानसाह रहा था वो पवार राजवंश का पहला शासक था जिसने तिब्बत पर सफल आक्रमण करा। तो आपका क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि तिब्बत पर पहला सफल आक्रमण किस पवार राजवंश के शासक द्वारा किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा मानसाह। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन बने कि तिब्बत पर पहला आक्रमण किस पवार शासक ने करा तो उसका आंसर विजयपाल भी हो सकता है। अगर आपको ऑप्शन में विजयपाल दिया है तो उसका आंसर विजयपाल रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पॉइंट बना के लिख रहा हूं कि पवार राजवंश का पहला शासक जिसने तिब्बत पर सफल आक्रमण करा, तिब्बत पर सफल आक्रमण करा। ठीक है, तो तिब्बत पर जो पहला सफल आक्रमण हुआ वो इसी मानसाह के द्वारा करा गया। अब देखो जिस समय इसने तिब्बत पर आक्रमण करा उस समय तिब्बत का जो शासक था वो था काकवा मोर। ठीक है, तो तिब्बत पर उस समय कौन शासन कर रहा है, तिब्बत पर जो शासन कर रहा है वो काकवा मोर शासन कर रहा है। तो सर्वप्रथम यह काकवा मोर को पराजित करता है, यानी कि मानसाह ने क्या करा, जब तिब्बत पहुंचा, तिब्बत में जब इसने आक्रमण करा तो तिब्बत पर इसने इस काकवा मोर को पराजित करा और इसी काकवा मोर के शासन से, यानी कि इस तिब्बत से इसने 1000 स्वर्ण कलशों की लूट करी, 1000 स्वर्ण कलशों की लूट करी। ठीक है, तो 1000 स्वर्ण कलशों की जो लूट करी गई वो इसी काकवा मोर के शासन से करी। किसने करी, मानसाह द्वारा करी गई। अब देखो इसी 1000 स्वर्ण कलशों को लेकर ये कहां पहुंचा, ये पहुंचा रुद्रप्रयाग के गौरीमठ में। ठीक है, रुद्रप्रयाग के गौरीमठ में जब ये पहुंचा तो इसी रुद्रप्रयाग के गौरीमठ में इसने इन 1000 स्वर्ण कलशों को स्थापित करा, यानी कि मानसाह के द्वारा 1000 स्वर्ण कलशों की लूट करी गई तिब्बत से और उन 1000 कलशों को इसने रुद्रप्रयाग के गौरीमठ में स्थापित करा। अब जब इसने रुद्रप्रयाग के गौरीमठ में 1000 स्वर्ण कलशों की लूट करी तो उसी बात का पता चल गया इस लक्ष्मीचंद को। देखो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि लक्ष्मीचंद या फिर जो मानसाह था वो रुद्रचंद के समकालीन और लक्ष्मीचंद के समकालीन रहा था। तो यही लक्ष्मीचंद जब रुद्रचंद की मृत्यु हो जाती है तो रुद्रचंद के बाद जो शासक बनता है चंद राजवंश का वो लक्ष्मीचंद बनता है, जो कि मैं आपको चंद राजवंश में भी बता चुका हूं। अब जब लक्ष्मीचंद शासक बना तो उसी टाइम पीरियड पर इसने रुद्रप्रयाग में 1000 स्वर्ण कलशों को स्थापित करा
और इस बात का पता चला इस लक्ष्मीचंद को। तो ये लक्ष्मीचंद क्या करता है, यह लक्ष्मीचंद इन्हीं 1000 स्वर्ण कलशों को लूटने की फिराक में इस मानसा के शासनकाल पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं लक्ष्मीचंद और मानसा के बीच हुए आक्रमणों को। तो अब देखो, जब रुद्रप्रयाग के गौरीमठ में इसने इन 1000 स्वर्ण कलशों को स्थापित करा, ये बात पता चली लक्ष्मीचंद को, और लक्ष्मीचंद ने इसके शासनकाल में आक्रमण करा। ठीक है, लक्ष्मीचंद का जो आक्रमण होता है, ठीक है, जब लक्ष्मीचंद ने आक्रमण करा तो उन आक्रमणों में जितने भी इस लक्ष्मीचंद ने आक्रमण करे, उन सभी आक्रमणों में लक्ष्मीचंद पराजित हो जाता है। लगभग 7 आक्रमणों में लक्ष्मीचंद मानसा के हाथों पराजित हुआ था। तो जो मानसा के समयकाल में लक्ष्मीचंद के जो आक्रमण हुए, लगभग 7 आक्रमण इसके शासनकाल में लक्ष्मीचंद द्वारा करे गए। ठीक है, तो लक्ष्मीचंद ने इसके शासनकाल में 7 आक्रमण करे, लेकिन जो लक्ष्मीचंद का लास्ट या फिर अंतिम आक्रमण था, वो था इसका 8वां आक्रमण। ठीक है, जो 8वां आक्रमण था, वो उस आक्रमण में लक्ष्मीचंद क्या हो जाता है, विजय हो जाता है। ठीक है, जो 8वां आक्रमण था, उस आक्रमण में क्या हो जाता है, लक्ष्मीचंद विजय हो जाता है। और ये जो आक्रमण था, ये जो आक्रमण करा लक्ष्मीचंद ने, जो 8वां आक्रमण करा, ये आक्रमण हुआ था सन 1605 ईस्वी में। ठीक है, तो 1605 ईस्वी में जो इसका आक्रमण हुआ, वो था इसका 8वां आक्रमण। और इस 8वें आक्रमण में इस लक्ष्मीचंद की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। अब देखो, अब इस विजय का जो सबसे बड़ा कारण था, वो था लक्ष्मीचंद का सेनापति गैणा सिंह। ठीक है, यहां पर मैं आपको और अच्छी से बतलाते हुए चलता हूं। देखो, लक्ष्मीचंद और दूसरी तरफ है मानसाहा, ठीक है, जिनके बीच आक्रमण हो रहा है। अब देखो, यहां पर लक्ष्मीचंद का जो सेनापति था, जो 8वें युद्ध में इसका सेनापति था, वो था गैणा सिंह। और जो मानसा का यहां पर सेनापति रहा था, वो रहा था खतड़ सिंह। ठीक है, तो यहां लक्ष्मीचंद का सेनापति गैणा सिंह है और मानसा का सेनापति जो है वो है खतड़ सिंह। और यहां पर जो सेनापति था लक्ष्मीचंद का गैणा सिंह, वो इतना ताकतवर सेनापति रहा था कि उसने 8वें युद्ध में पूरी मानसा की फौज की नाक पे दम कर दिया। और यहां पर इस गैणा सिंह ने खतड़ सिंह को मार दिया और पराजित कर दिया, जिससे मानसा की सेना में खलबली हो उठी और इस मानसा की सेना पराजित हो गई, जिस कारण लक्ष्मीचंद जो था वो 8वें युद्ध में विजय हो गया। अब देखो, जब ये विजय हो गया और इस खतड़ सिंह की मृत्यु हो गई, लक्ष्मीचंद जब विजय हो गया, तो लक्ष्मीचंद के सैनिकों ने एक पुतला बनाकर, पुतला या फिर आग की मसाल बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान अपने विजय घोष करी, यानी अपनी विजय के बारे में आग जलाकर बताया, जिस कारण वर्तमान में जिस कारण खतड़वा त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, जो खतड़वा त्योहार मनाया जाता है वो इस खतड़ सिंह की याद में, यानी कि खतड़ सिंह की मृत्यु के बाद हुई विजय में लक्ष्मीचंद के सेनापति द्वारा मनाया गया, जिस कारण इसे वर्तमान में भी खतड़वा त्योहार कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी लक्ष्मीचंद और मानसा के बीच जो युद्ध था उसके बारे में, जिसमें 8वां जो आक्रमण रहा था उसमें लक्ष्मीचंद की विजय हुई थी। ठीक है, इसके साथ साथ जो मानसा के अतिरिक्त सैनिक या फिर जो सेनापति थे, उनमें जो सेनापति थे अतिरिक्त, उनमें हमें 2 सेनापति का नाम देखने को मिल जाता है। पहला जो सेनापति था वो था नंदी, और दूसरे जो सेनापति का नाम देखने को मिलता है वो था मंगरी। तो इसका जो सेनापति रहा था वो नंदी और मंगरी दोनों ही इसके सेनापति रहे थे। साथ साथ इसके एक फौजदार का नाम भी हमें पता चलता है। ठीक है, जो इसके फौजदार का नाम था वो था जीतू बगवाल। ठीक है, जीतू बगवाल जो रहा था वो इसका फौजदार रहा था। अब देखो, ये जो जीतू बगवाल था ये था एक पैवाड़ी यानी
पवार राजवंशों की या फिर पवार शासकों की वीर गाथाओं को गाने वाला। ठीक है, तो जीतू बग्वाल क्या था? जीतू बग्वाल एक पवाड़ी था। पवाड़ी यानी पवार राजाओं की वीर गाथाएं गाने वाला। वीर गाथाएं गाने वाला। ठीक है, तो जो पवाड़ी रहा था वो कौन रहा था? वो यह जीतू बग्वाल रहा था। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो जीतू बग्वाल था वो इस मानशाह के समकालीन था। ठीक है, मानशाह के समकालीन रहा था, जो कि एक पवाड़ी था या फिर पवार राजाओं की वीर गाथाएं गाने वाला व्यक्ति था। अब देखिए, अब आगे क्या है? आगे दो व्यक्तियों में या फिर दो व्यक्तियों के नाम में यहाँ पर मतभेद देखने को मिलता है। उसी मतभेद को अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं। अब देखो, अब मैंने आपको समझाया कि जो मानशाह था वो जो था वो जहांगीर के समकालीन था। ठीक है, तो जहांगीर के समकालीन था और साथ साथ यहाँ पर क्या था? जब मानशाह शासन कर रहा था तो उसी मानशाह के दरबार में, ठीक है, मानशाह के दरबार में एक कवि भरत रहा करते थे। ठीक है, कवि भरत हुआ करते थे, जो कि इस मानशाह के क्या थे? राज कवि भी थे। अब इन्हीं कवि भरत ने मानोदय काव्य को लिखा था, जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। मानोदय काव्य जो लिखा था वो इन्हीं कवि भरत के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिए, जो समकालीन था यानी कि मुगल राजवंश में जो जहांगीर रहा था, इस जहांगीर के भी दरबार में एक भरत नाम का व्यक्ति रहा करता था। ठीक है, क्या रहा करता था? एक भरत नाम का व्यक्ति था। ठीक है, इसी भरत नाम के व्यक्ति ने जहांगीर विनोद की रचना करी। जहांगीर विनोद की रचना करी। तो जो जहांगीर विनोद की रचना करी गई वो भी इस कवि भरत के द्वारा करी गई थी। अब देखो, अब इसी कारण, इसी जहांगीर विनोद की रचना के कारण जहांगीर ने इन्हें ज्योतिक राय की उपाधि दी। ज्योतिक राय की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ज्योतिक राय की जो उपाधि दी गई थी वो जहांगीर के द्वारा दी गई थी कवि भरत को। अब यहाँ पर इतिहासकारों में का क्या मतभेद बनता है इसको समझते हैं। देखिए, इतिहासकारों का मतभेद है कि जो मानशाह के दरबार में कवि भरत रहा करते थे और जो जहांगीर के दरबार में भरत नाम का व्यक्ति था, क्या ये दोनों व्यक्ति एक ही थे? इस मतभेद को लेकर अभी भी क्या है, जो इतिहासकार हैं उनमें कहीं ना कहीं मतभेद बना हुआ है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर एक इतिहासकार का नाम आता है पंडित शंभू प्रसाद बहुगुणा। पंडित शंभू प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, पंडित शंभू प्रसाद बहुगुणा। तो पंडित शंभू प्रसाद बहुगुणा का कहना है कि जो मानशाह के दरबार में कवि भरत थे और जो जहांगीर के दरबार में भरत नाम का व्यक्ति था जिसे ज्योतिक राय की उपाधि दी गई थी, वो दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति रहे थे। ये किसका कहना था? ये पंडित शंभू प्रसाद बहुगुणा का कहना था। तो पंडित शंभू प्रसाद बहुगुणा का कहना था कि ज्योतिक राय और कवि भरत एक ही व्यक्ति थे। ठीक है, और जो ज्योतिक राय की उपाधि दी गई थी वो इसी कवि भरत को दी गई थी जो मानशाह के दरबार में रहे थे। ठीक है, तो ये क्या था? ये दोनों, ये इतिहासकारों के बीच में जो मतभेद है वो था। अब देखो आगे, मानशाह की जो हमें जानकारी मिलती है, जो इस मानशाह की जानकारी मिलती है उसके हमें 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 4 अभिलेख हमें मानशाह से संबंधित मिले हैं, जिनमें क्षेत्रपाल मंदिर का जो अभिलेख है, क्षेत्रपाल मंदिर का जो अभिलेख है वो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। महत्वपूर्ण अभिलेख है।
तो जो क्षेत्रपाल मंदिर का अभिलेख है वो किस शासक से संबंधित है? वो मानसा से संबंधित है। जो किसकी जानकारी देता है? जो मानसा की जानकारी देता है। तो क्वेश्चन अगर ऐसे बने कि मानसा की जानकारी से संबंधित जो अभिलेख है वो कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रपाल मंदिर से मिला अभिलेख। इसी के पश्चात देखिए जो हरिद्वार शहर की नींव रखी गई, हरिद्वार की जो नींव रखी गई वो इसी मानशाह के द्वारा रखी गई, और साथ साथ जो अलकनंदा के किनारे मानपुर नगर है, मानपुर नगर जो बसाया है वो भी इस मानशाह के द्वारा ही बसाया गया एक नगर है। तो मानसा के बारे में यानी हमने 1591 से 1611 के मध्य जो पवार राजवंश के बीच जो घटित घटनाएं हैं उसको हमने समझी, जिसमें हमने जाना कि 1591 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक जो शासन रहा था वो पवार राजवंश के मानसा का शासन रहा था। ठीक है, इसके बाद जो अगला शासक बनता है पवार राजवंश का वो श्याम शाह होता है, और इसी श्याम शाह के बाद अगला शासक महपति शाह होता है। उसके बाद हम पृथ्वीपति शाह को समझेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने मानशाह को समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे श्याम शाह के बारे में और साथ साथ महिपति शाह के बारे में। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।